हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हम हाजिर हैं एक और लाजवाब टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश में जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है उसको कंप्लीट तरीके से निपटाने वाले हैं। यानी जो आपके पेपर में सेक्शन सी होता है बच्चों, वो कंप्लीट आपका ग्रामर होता है। जो सेक्शन सी वाला होता है उसमें पूरा ग्रामर का टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आज हम नरेशन को देखेंगे, सिंथेसिस को देखेंगे और उसके बाद ट्रांसफार्मर देखेंगे, सेंटेक्स को देखेंगे और उसके बाद यहाँ ट्रांसलेशन होगा, साथ में साइनोनिम्स को देखेंगे, उसके बाद एंटोनिम्स को देखेंगे और आइडम फ्रेज को देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे, साथ में एरर वाले। मतलब इन सारे टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। मतलब जितने टॉपिक हैं हर एक टॉपिक पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आज हम देखने वाले हैं। ये बहुत आसान होता है और आपको बता दें ये जो ग्रामर वाला सेक्शन होता है बच्चों, ये पूरे 25 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 25 नंबर। बहुत सरल होता है। मतलब एक समझना ऐसे दो दो नंबर का दिया रहेगा और आपके लिए बेनिफिट ये है कि दो रहता है, कोई एक करना होगा। भाई दो रहेगा, बोलेगा कोई एक करो। इनमें सिंथेसिस और इधर का जो नरेशन है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटैक्स है, इन सब में ऐसा। बाकी ये तो एक एक रहेंगे, इनको बस करते जाइए, दो दो नंबर मिलता चला जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। अगर 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से लग जाइए, क्योंकि अब धीरे धीरे समय भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। शुरू करते हैं हम भी बहुत तेजी से। चलिए बच्चों देख लेते हैं सेक्शन सी। ये जो कि हमने पहले लिख भी दिया है, क्योंकि आपको हमने बता दिया ना बच्चों, जो सेक्शन सी होगा ये 25 नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें कितने नंबर होंगे? 25 नंबर होंगे सेक्शन सी में। अब किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखे, कह रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कि दिए गए प्रश्न का सही जो उत्तर देने के लिए, मतलब दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से सही का चयन करिए। तो ये आपको जो पहला दिख रहा है, तो ये क्या है? इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब जिसको वाक्यांश कहते हैं। अब यहां पे ये कह रहा है कि वन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो चीजों को सकारात्मक एक नजरिए से देखता है उसे क्या कहते हैं। यानी एक सकारात्मक पहलू से देखता है, ब्राइट पहलू से, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है, या फिर ब्राइट ऑन कहा जाता है, या ब्राइटन कहा जाता है, या पेसिमिस्ट। तो प्यारे बच्चों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। इसके मतलब क्या होता है? आशावादी। अगर इसी में कहा जाता, एक और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अगर इसी में कहा जाता वन हु लुक्स द डार्क साइड, मतलब बोलता कि एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, अगर डार्क साइड अंधेरे पक्ष के बारे में बात करता तब हो जाता पेसिमिस्ट हो जाता, यानी इसे बोलते हैं निराशावादी। तो यहां पर जो विकल्प होगा बबुआ वो होगा ऑप्टिमिस्ट, मतलब आशावादी। ठीक है, इस तरह से दो नंबर आपकी झोली में हो गए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फ्रेज पिक होल्स इन मीन्स, कि जो पिक होल मीन्स, मतलब पिक होल इन का मतलब क्या है ये आपको बताना है। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए, पिक होल इन का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट, यानी गलती ढूंढना। क्या होता है? गलती तलाशना, गलती ढूंढना, या फिर कह लें गलती को तलाशना। अब किसके और मतलब होता है गलती ढूंढना या तलाशना? तो विकल्प आपका है कि फाइंड फॉल्ट विथ
या टू पंक्चर या फिर टू इंसल्ट समवन या टू अटैक। ये पहले का मतलब है गलती तलाशना, दूसरे का है पंक्चर करना, तीसरे का है किसी की इंसल्ट करना, टू अटैक आक्रमण करना। तो भैया कौन सा सही होगा बबुआ? तो ये हो जाएगा टू फाइंड फॉल्ट विथ, इसका मतलब कमियां निकालना या फिर कह लें गलती को निकालना या गलती ढूंढना। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो तीसरा है, कह रहा है कि द साइनोनिम ऑफ सेवियर इज, कि जो सेवियर का साइनोनिम्स क्या होता है। ठीक है, सेवियर का मतलब क्या है? तो सेवियर का मतलब होता है प्यारे बच्चों गंभीर, इसके मतलब होता है गंभीर। कौन? गौतम गंभीर, है ना। तो अब यहां पे कह रहा है कि इसका जो साइनोनिम्स क्या होगा। अब साइनोनिम का मतलब क्या होता है? तो साइनोनिम का मतलब होता है समानार्थी। क्या होता है? समानार्थी, मतलब जिसके मतलब ये है, ठीक है, गंभीर जिसके मतलब है, और निम्नलिखित में से कौन सा है जिसके मतलब होता है गंभीर? पहला है नाइस, दूसरा है क्यूरियस, तीसरा है एक्यूट, चौथा है एक्सीडेंटल। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो यहां सही होगा बच्चों एक्यूट, इसके मतलब गंभीर। तो समझ में आ गया? इस तरह से आपको आंसर देना होगा, बहुत सिंपल होता है प्यारे बच्चों, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है। अगला देखते हैं, सारे ये जैसे दो दो नंबर आपको देते चले जाएंगे। नेक्स्ट है कि ही इज ए मेंबर ऑफ एन यूनियन। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि ही इज अ मेंबर ऑफ एन, कह रहा है ऑफ एन यूनियन। तो इसमें कह रहा है कि विच वर्ड इज इन, मतलब इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर, कि ऊपर दिए गए सेंटेंस में एरर कहां है, यानी गलती कहां, त्रुटि कहां है। ठीक, जो सेंटेक्स होता है वो त्रुटि वाला होता है। तो ये बताना है मेंबर में गलती है कि ऑफ में गलती है कि एन में गलती है कि यूनियन। तो ही इज ए मेंबर ऑफ एन यूनियन। प्यारे बच्चों यहां पर जो गलती है वो है एन में। अगर यहाँ ए ई आई ओ यू, जैसे ये क्या होते हैं वोवेल, ठीक है, स्वर व्यंजन आपने जो पढ़ा है, अगर साउंड उसी तरह का आए, ठीक है, जैसे यू आए तो यूनियन, यूरोप, इस तरह से, तो इसके साथ में एन ना लग करके ए लगेगा। तो ही इज ए मेंबर ऑफ ए यूनियन, ठीक है, ना कि यहाँ एन लगेगा। ठीक, याद रखना। तो यहां पर गलती एन में है। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न इज, कह रहा है कि जो मॉडर्न वर्ड है इसका एंटोनिम क्या होगा। अब मॉडर्न का मतलब क्या है भैया? मॉडर्न का मतलब क्या है? तो आधुनिक, आधुनिक, ठीक है। और एंटोनिम का मतलब होता क्या है? तो एंटोनिम का मतलब विलोम होता है। क्या होता है बबुआ? विलोम। तो कह रहा है कि आधुनिक का विलोम क्या होगा? आपके सामने विकल्प है ओल्ड, पुराना, या फिर प्रेजेंट, मतलब जो वर्तमान में चल रहा है, या एंशिएंट, प्राचीन, या फिर आउट ऑफ डेट। ठीक है, तो यहाँ पे आधुनिक है, तो आधुनिक का क्या हो जाएगा? एंशिएंट, यानी प्राचीन। आधुनिक का क्या होगा? एंशिएंट होगा, प्राचीन होगा, ना कि पुराना। ठीक है, नहीं तो पता चलो कि जो यहाँ पता चले ओल्ड लगा दो, नहीं बबुआ, ये याद रखना एंशिएंट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका आ जाएगा जैसे नरेशन है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सेंटेक्स है, मतलब क्या ये सारी चीजें, ठीक है, सेंटेक्स वगैरह है। इसके पहले एरर बताए थे, सेंटेक्स नहीं था। तो ये देखिए इसमें क्या है, आपका दो दिया रहेगा। कितना बबुआ? दो दिया रहेगा, और दो में कोई एक करना होगा। जैसे कह रहा है कि चेंज एनी वन, बोल दिया ना, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इन दोनों में से किसी एक का इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ।
तो हम इनडायरेक्ट स्पीच इसमें किसी एक का बनाएंगे पेपर के अंदर। याद रखना दोनों का नहीं करना, बट यहां तो हम दोनों करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच इसका बनाते हैं। क्या बोल रहा है? कह रहा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days, कृपया मुझे अपनी किताब 2 दिन के लिए दे दो। तो क्या हो जाएगा? अब जब भी प्यारे बच्चों, जब इसको थोड़ा डिटेल्स में हम बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। एक दिन में वन शॉट में पूरा नरेशन निपटा देंगे, टेंशन नहीं लेना। लेकिन अभी इतना याद रखो, जब भी प्लीज की बात आए तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, क्योंकि यहां कह रहा प्लीज, प्लीज का मतलब होता है दया की भावना। यहाँ पे विनम्रता, विनती की जा रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे ही सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी। अब कंजक्शन, ये जब कामा इनवर्टेड कामा हटाया जाता है टू लग जाता है, और ये जो प्लीज वगैरह है हटा देते हैं। टू, उसके बाद गिव। अब कह रहा मुझे, कौन बोल रहा है? वह कह रहा है कि मुझे अपनी किताब, तो वो लड़का बोल रहा है। भैया आई का दूसरा रूप जब मी हो जाएगा, यहां तो लड़का है, तो ही का दूसरा रूप हिम हो जाएगा, हिम। योर पेन, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है ही सेड टू मी, मुझे कह रहा है ना कि तुम अपनी, मतलब यहां पे बोल रहा है कि मुझे, यहां पे अपनी, तुम्हारे के लिए कह रहा है। तो किसको कह रहा है कि कृपया मुझे अपनी किताब 2 दिन के लिए दो। वो मुझसे बोल रहा है, यानी मेरे किताब के लिए, तो यहां पे गिव हिम माई बुक हो जाएगा फॉर 2 days। एकदम सिंपल सा है, कोई दिक्कत ना। अब यहां पे देखिए अगला है, अगला क्या कह रहा है? राम सेड टू सुधा, राम ने सुधा से कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूरब में निकलता है। प्यारे बच्चों, इस टाइप का भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी ये देखिए, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी इसमें जो कुछ होता है भाषण, यानी जो वक्ता के द्वारा कहा गया होता है वो इसमें होता है। ठीक है, तो जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई सार्वभौमिक सत्य हो, कहावत हो, मुहावरा हो, ठीक, ऐसी कोई बातें आए, तो तब क्या करते हैं, सेड या सेड टू को केवल टोल्ड में बदल देते हैं और बाकी पूरा का पूरा कंजक्शन दैट लगा के छाप देते हैं। यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कहा जा रहा है कि सूर्य पूरब में निकलता है, और ये बात 100% सही है। तो जैसे कहा जाए कि पीटी जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यह बात सत्य है। ठीक है, इस तरह से आयरन कट्स आयरन, लोहा लोहे को काटता है, ये भी सही है। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, तो इस तरह से बातें। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलके 4 होते हैं, तो ऐसी बातें क्या होती हैं, सार्वभौमिक सत्य हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे कि राम टोल्ड सुधा, राम टोल्ड सुधा दैट द सन rises, the sun rises in the east। बस हो गया भैया, कि सूर्य पूरब में निकलता है। एकदम सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आपको वहां पे 2 दिया रहेगा तो आपको 1 करना है, याद रखना। आगे देखते हैं। अब आपका जैसे आ जाएगा भैया, क्या कहते हैं, सिंथेसिस वगैरह, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जैसे बोलेगा कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कि जैसा कुछ कोष्टक में दिया गया है उसी अनुसार बदलिए, ऐसा कहेगा। देखिए इसमें बहुत सिंपल है, कह रहा है कि महेश फिनिश्ड हिज वर्क और ही वेंट टू होम। प्यारे बच्चों, इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने को बोल दिया है। बोल रहा है कि यहाँ पे महेश ने अपना काम पूरा किया और वो घर गया। तो इसमें ध्यान देना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल से चलता है।
इसका भी हम जब वन शॉट लाएंगे सिंथेसिस वगैरह में अच्छे से समझाएंगे। जब प्यारे बच्चों यहां पे याद रखना, एक काम खत्म होने के बाद दूसरा हो, बस ऐसे नियम याद रख लो, कुछ नहीं रटना, कोई तरीका नहीं है, ऐसे याद रख लो कि जब एक काम खत्म होने के बाद दूसरा हो तो ऐसी अवस्था में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जब एक काम खत्म हो रहा है और मतलब साथ ही साथ जैसे क्या हो जा रहा है कि दो काम चल रहे हैं, यानी एक काम खत्म हुआ दूसरे भी, और दोनों के बीच कोई समय का अंतराल ही ना हो, तब वहां पे फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से लगाते हैं। जैसे मैंने एक सर्प देखा, मैं डर गया, तो भैया वहां पर हम यही लगाएंगे, सीइंग अ स्नेक आई बिकेम अफ्रेड, कि मैं मतलब क्या हो, सर्प को देख के ही डर गया, यानी देखते ही डर गया। अब ऐसा है नहीं कि सर्प को आप देखोगे, घर जाओगे, खाना खाओगे, उसके बाद डर जाओगे, अरे मैया ई का देख लियो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहां पर दो मतलब क्या है, काम के बीच में समय हो, यानी जब समय का गैप हो तब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। ठीक है, और एक तरीके से, बट ये ज्यादा आसान है। जैसे यहाँ पे पहले महेश ने क्या किया, अपना काम पूरा किया, फिर वो घर गया। अब ऐसा है नहीं कि काम पूरा करते हुए घर गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसी अवस्था में प्यारे बच्चों लिखेंगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ये है ही, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। अब यहाँ पे ही किसके लिए, महेश बाबू के लिए हो रहा है, तो लिखेंगे तो हिज वर्क महेश वेंट टू, उनकी महेश क्या है, घर गया, एकदम सिंपल। आगे देखते हैं कि ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। ये सारे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना, इस टाइप के इतने ज्यादा आते हैं, मतलब हर साल भर भर के आता है। कह रहा है कि ही इज पुअर, वो गरीब है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वो बेईमान नहीं है। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो, हालांकि वो गरीब तो है लेकिन वो बेईमान नहीं है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार गरीब है, बेईमानी करेगा, खाने पीने के लिए पैसा नहीं है। तो यहाँ पे है कि यद्यपि वो मतलब गरीब है लेकिन बेईमान नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, लिखेंगे दो, इसको याद रख लो, ये सारे एक टाइप के बनते हैं। तो ही इज पुअर, पुअर कॉमा करके, ही इज नॉट डिसहोनेस्ट। ठीक है, कि वो क्या है, गरीब तो है लेकिन बेईमान नहीं है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, अगला है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखिए सिंथेसिस हो गया, तो आ गया क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी। ट्रांसफॉर्मेशन में कह रहा है कि बिसाइड मेकिंग ए प्रॉमिस यू केप्ट इट। कह रहा है कि बिसाइड मेकिंग ए प्रॉमिस, यानी वादा करने के बावजूद, यू केप्ट इट, तुमने इसे निभाया। फिर आगे इसमें बदलना किसमें है, कंपाउंड सेंटेंस में। यहां पे देखिए बदलना है, तो इसको हम सिंपल से इस तरह से बोल सकते हैं कि तुमने केवल ना, मतलब तुमने ना केवल वादा किया बल्कि उसे पूरा भी किया, निभाया भी, है ना। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, लेकिन इस भाई यहाँ यहाँ पे नहीं भूले हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि यू, सिंपल सा होगा बच्चों कि यू नॉट ओनली मेक अ प्रोमिस, कि तुमने ना केवल वादा किया, यू नॉट ओनली मेक अ प्रोमिस बट आल्सो केप्ट इट, बल्कि इसे निभाया भी। देखिए बच्चों, ये नॉट ओनली
ये नॉट ओनली बट आल्सो से बना है, बहुत सिंपल होता है। इस तरह का जब भी आता है बिसाइड वगैरह करके आएगा तो हमेशा अपने दिमाग में ये चीज छाप लेना। जब भी बिसाइड करके आएगा कोई चीज, वो हमेशा नॉट ओनली किससे बनेगा, तो वो नॉट ओनली, उसके बाद बट आल्सो, ठीक है, वो ना केवल बल्कि से बनेगा। और ये कब कहां लगते हैं, कुछ कंपाउंड में फिक्स होते हैं कि कब कहां आर लगता है, कहां नॉट ओनली बट आल्सो लगता है, कहां येट लगता है, कहां अल्दो वगैरह चलता है, कहां बोथ चलता है, सब कुछ हम बता देंगे, ठीक है ना। एक अलग से वीडियो में परेशान नहीं रहना, और ये चीज हम बार बार बोल रहे हैं, हम हैं तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक। आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाने में हम मदद करेंगे, अगर आपको भैया हमारे ऊपर भरोसा है, ठीक है। आगे है कि प्लीज फॉरगिव मी। देखिए ये सारे हमने बताया ना एकदम गिने चुने वाले हैं, इसी टाइप के पूछे भी जाते हैं कि प्लीज फॉरगिव मी, पैसिव वॉइस, कृपया मुझे छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉरगिव मी, यहाँ पे होता है ना, जैसे इस तरह से आएगा कि क्षमा कर दो, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इस तरह से जब भी आए, जब प्लीज लगा हो, कुछ नहीं करना, जब भी प्लीज की भावना हो यानी विनती की भावना हो, प्यारे बच्चों, केवल यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दो, तो उसके बाद क्षमा करने का भाव है फॉरगिव मी, ठीक है। यहाँ पे बस कि यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉरगिव मी। अगर यहां पर कोई आज्ञा आप दे रहे होते, किसी को कोई ऑर्डर दे रहे होते, तो यू आर ऑर्डर टू लगाते, ठीक है। तो इस तरह से ये बनता है, ज्यादा ऐसे वाले ही पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। आई बात समझ में। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, अगला देखिएगा। अगला है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, बोलेगा, देखिए दो दिया रहेगा, ये सेंटेक्स वाला है कि दोनों में कोई एक, दो है, दोनों में किसी एक को करेक्ट करना है, 2 नंबर आपकी झोली में, ठीक है। बोल रहा है पहला कि माई फ्रेंड रामू इज जूनियर देन मी, तो प्यारे बच्चों बोल रहा है इसमें मतलब सही करिए, सही कहां है, गलती कहां है, सही करो। तो इसमें गलती कहां है, तो यहां पे है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड रामू इज जूनियर टू मी हो जाएगा। याद रखना बच्चों, कुछ चीजें अपने दिमाग में रख लो। देखिए जब भी जूनियर आए, चाहे तो सीनियर आए या सुपीरियर आए या फिर इंफीरियर आए, ये चीजें अगर पूछी जाए, मतलब ये चीजें जहां पर भी दी जाए, ठीक है, ये सबके सब अगर पूछे जाते हैं, तो इनके साथ में बच्चों एक चीज याद रखिएगा, इनके साथ में हमेशा टू लगता है। क्या लगता है, टू लगता है, याद रखना, ठीक है। इनके साथ में रहेगा देन, और देन जब लगता है तो समझो वो क्या है, गलत है, देन नहीं लगेगा। क्योंकि अक्सर हमने पढ़ा है कि जो कंपैरेटिव डिग्री है वहां तुलना की भावना व्यक्त होती है और उसके लिए देन लगाते हैं। बट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जूनियर, ठीक है, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, यानी जूनियर मतलब छोटा, सीनियर मतलब बड़ा, सुपीरियर का मतलब क्या है, अच्छा से अच्छा, यानी इंफीरियर का मतलब घटिया, यानी ये बढ़िया हो गया, इसका घटिया। तो इस तरीके ये सारी चीजें आती हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, ना कि देन का प्रयोग। तो यहाँ पे भैया हमको पता चल गया कि टू। अब आगे है अगला, अगला है कि डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत बहुत ज्यादा। तो इसका सही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, मतलब गलती कहां थी, केवल यस में,
अब हम यस क्यों नहीं लगाए हैं? तो प्यारे बच्चों देखिए, कोई भी चीज हो, जैसे कैटल्स हो गया, ठीक है, मवेशी, यानी जो चौपाए होते हैं, चार पैर वाले होते हैं, उनके साथ, यानी कैटल्स हो गया, डियर्स हो गया, मतलब हम कैटल्स में मवेशी आ जाएंगे, चौपाए यानी चार पैर वाले, तो उनके साथ में एस का प्रयोग नहीं किया जाता बहुवचन के लिए, क्योंकि वो अपने आप में खुद क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है। तो यहां पे इनके साथ हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये भी बहुत बड़ी चीज है, अपने दिमाग में इसको रख लीजिए, काफी ज्यादा ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैटल्स वगैरह कर देगा, कैटल्स का मतलब मवेशी, कैटल्स बोल देगा, फिर कैटल अकेले लिखना होगा। जैसे डियर्स दे दिया हिरण, तो यहाँ डियर, तो डियर खुद बहुवचन है, इनमें यस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि वो क्या है, जंगल में चर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, याद रखना, इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, होमोफोन्स आता है। देखिए ये भी 2 नंबर का, किसी एक में से दो, ये जोड़ा एक जोड़ा रहेगा, ठीक है, किसी एक में दोनों के अर्थ लिख करके एक वाक्य प्रयोग करना होता है। ठीक है, जैसे कह रहा है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स। यानी पढ़ने में लगभग सेम है, साउंड सेम आएगा, बट इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे बर्थ है, ये भी बर्थ पढ़ा जाएगा, ये अंपायर है, ये भी अंपायर है, तो यहाँ पे लगभग लगभग दोनों पढ़ने में एक जैसे हैं, लेकिन भैया इनके अर्थ अलग होंगे, और इन पे एक सेंटेंस आपको कहेगा बना लीजिए। जैसे इस वाले बर्थ का मतलब क्या हो जाएगा, जन्म होता है, और इस वाले बर्थ का मतलब क्या होता है, इस वाले बर्थ का मतलब होता है सीड। तो इस पे बोलेगा कि एक कोई सेंटेंस बना लो, तो हम कोई सेंटेंस क्या है बना लेंगे इस पे। जैसे लिखेंगे कि ही सेलिब्रेट द बर्थ कि उसने अपनी पुत्री का बर्थ, यानी जन्म, यहाँ पे बर्थडे लिख सकते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया इस तरह से। अगला जैसे है कि सीट, तो लिखेंगे कि रमेश बुक्ड अपर बर्थ, कि रमेश ने ऊपर वाली सीट बुक किया, अपर बर्थ इन द ट्रेन लिख सकते हैं, इन ट्रेन। ठीक, या ऐसे रख दीजिए, कोई दिक्कत ना। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको क्या होगा, एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे इस वाले एम्पायर का मतलब क्या है, इस वाले एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। क्या होता है, साम्राज्य। तो यहाँ पे जैसे द मुगल रूल्ड, ठीक, इन इंडिया मेनी ईयर्स, कि जो मुगल साम्राज्य ने भारत में क्या है, कई वर्षों तक राज्य किया। अब यहां से अंपायर का मतलब ये होता है निर्णय, जो क्या होते हैं, निर्णायक। यानी निर्णायक मतलब जो निर्णायक कर्ता होते हैं, यानी जो निर्णय देते हैं, या निर्णायक अकेले पूछ सकते हैं, इनको हम कर्ता नहीं कहते, निर्णायक। ठीक है, तो जैसे अंपायर, भाई मैच में अंपायर तो होते हैं, ठीक, तो यहां पर वो वाले अंपायर की बात हो रहा है जो मैच में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भैया क्या करना होगा, कोई एक सेंटेंस बना देना है। आई बात समझ में? तो ये होता है, इसको बोलते हैं होमोफोन्स। ठीक, इसको बोलते हैं होमोफोन्स। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला जो आपका होगा वो होगा ट्रांसलेशन का, और ट्रांसलेशन जो ये आएगा पूरे 5 नंबर का, और इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड पावर, मीनिंग वगैरह, साथ ही साथ टेंस वगैरह याद करना। और सबसे ज्यादा इसमें जो चलता है वो पास्ट वाला चलेगा, सबसे ज्यादा इसमें था, रहता था, होता था, होती थी, ऐसी वाली बात। बहुत समय पहले एक राजा था, बहुत समय पहले ये हुआ करता था, बहुत समय पहले वहां एक दरबारी था, ऐसे ही चलेगा। तो इसलिए पास्ट वाला टेंस अच्छे से देख लीजिए, काम हो जाता है। जैसे यहाँ पे है ना कि अकबर के दरबार में 9 रत्नों में एक बीरबल भी थे। हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बीरबल के नाम से अनभिज्ञ हो। वह एक निर्धर ब्राह्मण थे,
लेकिन अकबर ने उन्हें जागीर देकर राजा बनाया। अकबर ने उन्हें कई और उपाधियां भी दी। यद्यपि बीरबल अपनी मजाकों के लिए विख्यात हैं, लेकिन उनमें कई और गुण भी थे। उनमें दुनिया की चालाकी कूट कूट कर भरी हुई थी और राजनीति में भी वो किसी से कम नहीं थे। तो इस तरह से बच्चों आपका जैसे एक 5 नंबर का ये आएगा और आपका फिर जा करके पूरा ये जो ग्रामर वाला पोर्शन होगा, ग्रामर वाला पोर्शन प्यारे बच्चों पूरा का पूरा 25 नंबर का हो जाता है। कितने नंबर का ग्रामर वाला? तो ये पूरे 25 नंबर का हो जाता है, याद रखना। तो 25 नंबर बहुत ज्यादा आसान है, यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सबको आज की ये क्लास काफी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।